मेरे सहयोगी सम्माननीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, मनाली क्षेत्र के हमारे विधायक, हमारे छोटे भाई भुवनेश्वर गौड़ जी, एपीएमसी के चेयरमैन राम सिंह मिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेषराम आजाद जी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा जी, श्री राजीव किंटा जी स्पोक्स पर्सन, श्रीमती विद्या नेगी जी महिला कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी, हमारे देवेंद्र नेगी जी सचिव, श्रीमती अरुणा ठाकुर जिला परिषद सदस्य, वीर सिंह ठाकुर जिला परिषद सदस्य, श्री नवीन तनवर जी महासचिव, रोहित वत्स जी महासचिव, हमारे बुद्धि सिंह ठाकुर जी पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन, तेजा ठाकुर जी, मनीष शर्मा जी, प्रेम ठाकुर जी, सभी दूर दूर क्षेत्रों से आई हमारी महिला मंडल की बहनें, माताएं, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित व्यक्तिगण, युवा साथियों, 9वें वर्ष की बधाई। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष सबसे ज्यादा अगर तबाही कहीं आई है तो कुल्लू जिला में आई, मनाली में आई। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में था, मुझे पता लगा कि मनाली में बादल फटा, डैम से पानी छोड़ा गया और अत्यधिक बारिश के कारण मनाली को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कुल्लू को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उस समय पर्यटक पूरे कुल्लू जिला में फैले हुए थे। मैं खुद यहां आया, 3 दिन तक मैं कुल्लू जिला में रहा और आपने देखा जब मनाली पूरा अंधकार में था, हमारी कोशिशों के बावजूद 3 दिन के भीतर हमने मनाली में बिजली लाकर दे दी और जो पानी की व्यवस्था थी वो सब हमने टेम्परेरी रूप से जोड़ा। फिर हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती उन मेहमानों को घर पहुंचाने की थी जो मनाली में सड़क टूटने के कारण फंसे हुए थे। हमने प्रयास किया और 48 घंटों के भीतर आपके सहयोग से हमने 75,000 टूरिस्टों को उनके गंतव्य घर तक पहुंचाया। यही नहीं, उनकी जो 15,000 गाड़ियां थी उनको भी उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। और ऐसी आपदा हमने, खासकर हम लोगों ने तो अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। ये ऐसी आपदा थी जो मनाली से लेकर पूरे प्रदेश में एक समान थी। जुलाई महीने में कभी इतनी अधिक बारिश पिछले 50 वर्षों में नहीं हुई। जब मैं आंकड़े इकट्ठे कर रहा था सभी जिलों के, तो पता लगा कि 7 जुलाई के बाद जो बारिश हुई उसमें 19 तक के पुल बह गए। सब जगह तबाही का आलम था। देश विदेश से मुझे फोन आ रहे थे। मैंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बात की। सबसे पहले हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, चाहे वो विक्रमादित्य जी थे, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी थे, सब लोग हम कुल्लू में बैठे और पूरे कुल्लू को जब तक कि वहां टेम्परेरी व्यवस्था नहीं हो जाती, हमने वहां से हिलने का नाम नहीं लिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार जानती थी। पहले क्या है कि गांव की एक सड़क टूट जाए 15-15 दिन लग जाते थे फोन करने में, यहां तो मेन रोड टूटे हुए थे। हमने बिना परवाह किए उस आपदा का सामना किया और अभी हम कुल्लू की आपदा से उबर ही रहे थे और 15 अगस्त का कार्यक्रम मैंने कुल्लू में रखा हुआ था।
14 अगस्त को जब मैं शिमला से चलने लगा, मुझे खबर आई कि शिमला में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश के बारिश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक ही दिन में 14 अगस्त में 51 लोगों की मौत हुई। हर जगह मातम छाया हुआ था। सब लोगों को सरकार से आशा होती है, उम्मीद होती है। जो लोग हमें छोड़कर चले गए उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते थे, पर मैंने देखा, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर से विजिट किया और मैंने ये पाया कि घर तबाह हो गए हैं और इस तबाही में 16,000 घरों को नुकसान हुआ। 4,000 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जब मैं उनसे मिलता था, मैं भी आम परिवार से निकला हुआ, आप परिवारों से निकला हुआ एक व्यक्ति हूं जो आज इस कुर्सी पर पहुंचा, उनका दर्द मैं सुनता था। मेरे मन में यह भावना आती थी कि बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, पूरे जीवन की कमाई करके एक घर बनता है, वो घर भी आपदा में बह गया, तबाही में बह गया। अब इन घरों को कैसे बचाया जाए? भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करते रहे, हम पर कीचड़ उछालते रहे और हमने जब उनसे पूछा कि आप इस समय हमारा साथ दीजिए, वो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए साथ में नहीं खड़े हुए। जब तबाही मच रही थी, भारी बारिश हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा सेशन बुलाने की बात कर रहे थे। हमने कहा, हम विधानसभा सेशन बनाएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आज हम विधानसभा का सेशन बुलाएंगे तो सारे पुलिस कर्मचारी विधानसभा की ड्यूटी में लग जाएंगे, सारे प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर से लेकर एसपी तक विधानसभा की ड्यूटी में लग जाएंगे, सवालों का जवाब बनाते लगेंगे। इस तबाही और इस आपदा से कौन लड़ेगा? जैसे ही हम थोड़े उभरने के बाद हमने विधानसभा का 70 बुलाया और जब विधानसभा का 70 बुलाया, उन्होंने कहा कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। हमने स्वीकार किया और आपदा पर 3 दिन तक चर्चा हुई और हमने कहा कि अब आप ये प्रस्ताव पारित कीजिए कि आपदा में हिमाचल प्रदेश सरकार की आप सहायता कीजिए। आप आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं कि नहीं है खड़े हैं, इस पर मतदान कीजिए। 3 दिन तक वो सरकार पर टीका टिप्पणी करते रहे और जब प्रस्ताव पर वोट डालने की बारी आई, वो खड़े नहीं हुए और आपदा प्रभावित परिवारों पर और सरकार के साथ खड़े होने से उन्हें ग्रेज होने लगा। और वे जब प्रस्ताव पारित हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जो विधायक दल के नेता है, वो सभी विधायक चुपचाप मौन विधानसभा में बैठे रहे। प्रस्ताव पारित हुआ, हमने कहा कि हमें आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर विपदा ऐसी कि अब इन घरों को कैसे बचाया जाए। हमारा प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वो क्या है आर्थिक तंगी? हमारे पास आय 100 रुपया है। अगर किसी परिवार की आय महीने में कमा के अगर वो 10,000 रुपया लाता है तो उसका बंटवारा करता है कि दूध का खर्चा देना है, बेटे का खर्चा देना है, कुछ घर का खर्चा चलाना है, घर का सामान लाना है, गैस के सिलेंडर के पैसे देने हैं। आपका पूरा 10,000 रुपया खर्च हो जाता है। अगर उससे ऊपर अगर आपने कभी कहीं टूर करने जाना तो उससे ज्यादा खर्चा आता है। आप कहीं से पैसे उधार मांगते हो कि मैं जा रहा हूं या बच्चे की फीस कम होगी तो आप किसी से उधार मांगते हो। उसी तरह सरकार भी चलती है। हमारी आय सिर्फ 100 रुपया है, यानी कि हम सारी तंगी के बाद 100 रुपया कमाते हैं और खर्चा करते हैं हम 170 रुपया, यानी कि 70 रुपया हम उधार लेके खर्चा करते हैं। ऐसी आर्थिक स्थिति में न केंद्र सरकार मदद कर रही है। फिर हमने सोचा इन आपदा प्रभावित परिवारों को कैसे बचाया जाए। अधिकारियों के साथ बैठक हुई, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई और जब बैठक हुई तो कहा कि जिसका पक्का मकान टूट जाएगा
यानी जिसकी जिंदगी भर की कमाई मकान में लगी आपदा में पूरी बह जाएगी, उसको सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता था। जिसका कच्चा मकान में अगर दरार आ गई, सिल्ट बह गई, उसको सिर्फ 5,000 रुपये मिलते थे। मैंने कहा हमने देखा है कि 1.5 लाख में वॉशरूम तक नहीं बनता, छोटा सा बाथरूम भी नहीं बनता। कानून पढ़ा गया, दिल्ली का कानून भी पढ़ा गया और इस राज्य का कानून भी पढ़ा गया। उस कानून में लिखा है कि सिर्फ 1.5 लाख से ज्यादा सरकार नहीं दे सकती। 5,000 जिसकी आंशिक मकान टूट गया उससे ज्यादा नहीं दे सकती। मैंने कानून में बदलाव किया और जिसको 1.5 लाख रुपया मिलता था उसको 7 लाख रुपया दिया, क्योंकि मैं हिमाचल के दर्द को जानता हूं। और जिसको 5,000 रुपया एक दीवार गिरने का टूट मिलता था, उस कानून में भी बदलाव किया और 5,000 की जगह 1 लाख रुपया मिलता है। कानून जब मैं बदलाव कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर भी टीका टिप्पणी कर रहे थे। कह रहे थे पैसा है नहीं दे पाएंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे, ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मैंने कहा हम कोई दिखावा नहीं कर रहे। मैंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पहला कार्यक्रम कुल्लू जिला में किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल्लू जिला में जिनके घर टूट गए हैं, बिल्कुल पानी में बह गए थे, उनको हमने 7 लाख रुपया की घोषणा की और 3 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की। ये सरकार की संवेदनशीलता है। जिनके घर का सीट घुस गई थी या दीवार गिर गई थी, उसको 1 लाख रुपए की पहली किस्त हमने जारी की। ये क्यों? ये इसलिए कि 7 लाख रुपया जिसको घर का मिलेगा उसको पानी का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। आज उनके घर बन रहे हैं और कुल्लू जिला में 34 करोड़ रुपया आज तक बट चुका है। 34 करोड़ रुपया आज तक हम इसको बांट चुके हैं। उसके बाद हमने बजट प्रस्तुत किया और आज मुझे खुशी है कि हम जिस आर्थिक तंगाली के दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दिशा में हम 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। अर्थव्यवस्था में जब सुधार आएगा तब आप लोगों को भी कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता है, जेब में पैसा नहीं होगा और मैं अनाउंसमेंट करता हूं, नहीं हो पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं फिर आह्वान करना चाहता हूं। हम बार बार कहते हैं ये प्रदेश हमारा है। पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठकर आप हमारे साथ दिल्ली चलिए और आपदा में जो हमें 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलने को तैयार है। लेकिन वो उससे भी भाग रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का, जो कभी गृह मंत्री के पास गया हो और ये कहा हो कि हमें आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हम ये एक चिट्ठी के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों को आप मदद कीजिए। हमारी सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी यहां से गए, उन्होंने गृह मंत्री से भी बात की, देश की प्रधानमंत्री से भी बात की। ये दर्द अगर किसी पार्टी के नेताओं में है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। उसके बाद आज हम धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि चुनावों के वक्त में कईयों को, सबको अपना अपना वादे याद आएंगे, लेकिन हम राजनीति में सेवा भाव से आए हैं, चुनाव की नीति से नहीं आए हैं। अभी हमने शिक्षा के स्तर में बड़ा बदलाव किया है। मैंने कहा था कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने के लिए नहीं आए हैं। हमने कहा था कि हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 70 से शिक्षा के क्षेत्र में सभी जो पहली क्लास के बच्चे होंगे वो इंग्लिश मीडियम में उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। सभी वहां पढ़े लिखे टीचर होते हैं सरकारी स्कूलों में। मैं देखता हूं प्राइवेट स्कूलों में ना कोई टेस्ट करके, मैं किसी प्राइवेट स्कूल की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन टाई पहनकर ये जाते हैं तो हमारे घरों में
हमारे गांव में ऐसी बात होती है कि बच्चा तो स्कूल में पढ़ता है टाई वाले में, और हमारा स्कूल कुछ बच्चा टाट के स्कूल में पढ़ता है। तो वो थोड़ा सा उनके मन में हीन भावना आती है। मैं तो खुद टाट के स्कूल में पढ़ा हूं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। मैं तो खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आज लॉ करने के बाद आपके बीच में आकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। तो हमने कहा कि उन बच्चों में यह भावना नहीं आनी चाहिए, और अगले वर्ष से हम सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, सभी गवर्नमेंट स्कूलों में प्रिंसिपल जो होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिडिल स्कूल का भी, प्राइमरी का भी, वो सब उसके अंडर होगा। और ड्रेस जो होगी वहां के लोगों के द्वारा चयनित की जाएगी, हमारे द्वारा थोपी नहीं जाएगी, वहां के बच्चे को द्वारा थोपी नहीं जाएगी। और आप देखेंगे, जब मैंने शिक्षा विभाग का चर्चा की तो 5वीं का बच्चा जो 5वीं में पढ़ता है ना, वो दूसरी क्लास की किताब भी नहीं पढ़ पा रहा था। तो मुझे खुद को दुख हुआ। हम नंबर 1 है, केरल के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में हम 18वें स्थान पर पहुंच गए। इस शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की बहुत अधिक जरूरत है। थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमने युवा की भविष्य पीढ़ी को बचाना है, उनको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखना है, तो हमें थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उन कड़े फैसलों में आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, खासकर महिलाओं का, क्योंकि आप घर का चूल्हा भी चलाती है, परिवार को भी संभालती है, बच्चों को पढ़ाने भी भेजती है, और ये आशा भी आप करती है कि अब बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा। तो हमारी सरकार ने शिक्षा में भी व्यापक फेरबदल किया है। ये व्यवस्था 40 साल से ऐसी चली आ रही है। इस व्यवस्था को मैं रूटीन में लाकर और बदलाव करना चाहता हूं। आने वाले समय में आप और बदलाव करेंगे जो आपके हित के होंगे। अभी हम स्वरोजगार की योजना लेकर आ रहे हैं। यदि आपके पास 3 बीघा जगह है, कल ही हमने कैबिनेट में फैसला किया, 3 बीघा जगह है, अगर उसमें धूप आती है तो हम आपसे वो 3 बीघा जगह लेंगे और आपको हर महीने 20,000 रुपया देंगे। वहां सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा और उसके बदले 40 लाख का 3 बीघा में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है। 10% हम सिक्योरिटी लेंगे ताकि आप जिस जमीन पर लगाएं उसमें तोड़ फोड़ ना हो। और 20,000 महीने का मतलब है 2,40,000 रुपया आपको 1 साल का मिलेगा। तो ये योजनाएं क्यों ला रहा हूं? ताकि गांव सामर्थ्य हो। आज ये जो विंटर कार्निवल सफल हो रहा है, ये किसके कारण हो